नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे, योगेंद्र जी हमारे साथ हैं। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। सबसे पहला सवाल जो सब जानना चाहेंगे, आपने संयुक्त किसान मोर्चा के कोऑर्डिनेशन समिति से इस्तीफा क्यों दे दिया? आगे की क्या अब योजना है? मनोरंजन भाई, ये तो एक्चुअली 7-8 दिन पहले हो चुका था। कल केवल उसको चूंकि मीटिंग में रखा गया तो इसलिए उसके बारे में खबर बन गई है। और जाहिर है लोग उसको तात्कालिक चीजों से जोड़ के देखते हैं, जो कि स्वाभाविक है राजनीति में। लेकिन मोटी समझ क्या है? पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि संयुक्त किसान मोर्चा की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जिसमें फिलहाल 5 लोग हैं, मैंने कहा कि मैं अपने दूसरे कामों की वजह से इसमें अब पूरा अपना समय देने के लिए समर्थ नहीं हूं। इसलिए मेरे यदि संभव हो तो मेरे संगठन से एक दूसरे साथी श्री अविक साहा जो है वो उपलब्ध रहेंगे इस भूमिका के लिए। वो संयुक्त किसान मोर्चा को इसके बारे में फैसला लेना है, बस इतनी सी बात थी। लेकिन मूल विचार क्या है वो मैं स्पष्ट करूं। आपकी और हमारी पहले भी बात हुई है पिछले कुछ हफ्तों में। देखिए, 24 का चुनाव इस देश के इतिहास के लिए एक निर्णायक चुनाव होने वाला है। उस चुनाव के लिए जमीनी समीकरण, यानी कि जो चुनाव का सीटों का गणित जो है, वो बीजेपी के विरुद्ध जा रहा है, खासतौर पे बिहार के बाद। जमीन पे लोगों के मन में सुगबुगाहट है, अनईज है, तकलीफ है, लेकिन जमीन के ऊपर हवा अभी नहीं बह रही है। हवा पूछेंगे तो हर कोई कहेगा नहीं नहीं मोदी जीतेंगे, मोदी जीतेंगे। उसके लिए क्या जरूरत है? उसके लिए जरूरत है इस देश की जन आंदोलनों की जो ऊर्जा है और जो राजनीतिक दलों की ऊर्जा है, इन दोनों को जोड़ने की जरूरत है। मैंने और कुछ साथियों ने तय किया है, कुछ समय पहले हमने तय किया था, उत्तर प्रदेश चुनाव के कुछ 1-2 महीने बाद तय किया कि हम अपना मुख्य काम अगले 2 साल जन आंदोलनों की ऊर्जा, जिन्होंने वास्तव में प्रतिरोध किया है पिछले 8 साल में, और जो राजनीतिक दल हैं, जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं, यानी कि संसद और सड़क दोनों को जोड़ने की कोशिश हम लोग करेंगे। और वो काम करने के लिए मेरा, चूंकि जन आंदोलनों में अब केवल किसान आंदोलन के साथ में डील नहीं कर रहा, मजदूरों के आंदोलन है, बेरोजगारी का आंदोलन है, अग्निपथ के विरुद्ध आंदोलन है, देश में तमाम आंदोलन चल रहे हैं, सबके साथ समन्वय की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वैसे मैं स्वराज इंडिया में हूं, आज भी हूं, लेकिन केवल स्वराज इंडिया नहीं, तमाम अपोजिशन पार्टी से भी हम संपर्क और समन्वय कर रहे हैं। इस जिम्मेवारी को देखते हुए ये संभव नहीं कि मैं स्वराज इंडिया की प्रमुख जिम्मेवारी निभाऊं। इसलिए 6 महीना पहले स्वराज इंडिया में परिवर्तन हुआ, नए अध्यक्ष आ गए हैं, और उसी बात को सामने रखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा की कोऑर्डिनेशन कमेटी से मैंने कहा मुझे मुक्त किया जाए। और मुझे बहुत खुशी है कि मोर्चा ने मेरे अनुरोध को कल स्वीकार कर दिया। इसका मतलब हुआ कि आप सरकार विरोधी दलों के बीच में समन्वय का काम करेंगे? केवल सरकार विरोधी नहीं साहब, सरकार विरोधी कोई भी हो सकता है। आप अभी आम आदमी पार्टी की चर्चा 10 मिनट पहले कर रहे थे, वो भी सरकार विरोधी है। लेकिन क्या वो आज देश को जो खतरा है उसमें देश को बचाने के लिए खड़े होने को तैयार है? तो विपक्षियों का वो हिस्सा जो इस वक्त लोकतंत्र को बचाने के लिए तैयार है, इस देश के संघीय ढांचे को बचाने के लिए तैयार है, और इस देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बचाने के लिए तैयार है। जो पार्टी अपने राज्य में हो रहे दंगों के समय चुप रहे, उस पार्टी के बारे में क्या कहा जाए कि क्या वो इस वक्त देश को बचाने के लिए खड़ी है? तो विपक्ष का वो हिस्सा जो खुल के आज आम आदमी पार्टी नहीं कर रही, लेकिन अगर कल को करना शुरू कर देती है तो बिल्कुल उनके साथ भी संपर्क करेंगे। क्योंकि आज संकट है किसी तरह ये देश बचाने। ये 1977 में जिस तरह का संकट था लोकतंत्र बचाने का, आज उससे भी गहरा संकट है। इसलिए ऐसी तमाम ऊर्जा को इकट्ठा करने की कोशिश हम कर रहे हैं। उसका हिस्सा है मेरा ये अपना संयुक्त किसान मोर्चा से एक कदम पीछे हटाना, उसके नेतृत्व से। उसी का हिस्सा है ये जो मार्च किया जा रहा है, जो भारत जोड़ो। हाँ, मैं भारत जोड़ो पे आना चाह रहा था। योगेंद्र जी, 2-3 कैरेक्टर है अभी यदि करें तो। एक तो भारत जोड़ो शुरू हो रहा, राहुल गांधी वो कर रहे हैं। एक नीतीश कुमार भी दिल्ली आए हैं, वो भी सभी लोगों से आज मिलने वाले हैं। तो ये जो राजनीति में जो एक यू टर्न हुआ है बिहार की राजनीति से, वो कितना आप देखते हैं कि उसका कितना पॉजिटिव आप लेके चल रहे हैं, बजाय कि हम उसको क्रिटिसाइज करें कि वो दल बदलू हैं और पलटू बाबू हैं?
नेताओं के मन में क्या नीयत होती है मैं उसमें नहीं जानता, मैं जानता भी नहीं हूं और उसमें मैं जाता भी नहीं। कौन व्यक्ति इतिहास के किस मोड़ पे क्या भूमिका अदा करता है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए नीतीश कुमार जी के बिहार में बदलने के बाद बिहार की सिचुएशन नहीं बदली है, देश की सिचुएशन पे, देश की समीकरण पे असर पड़ा है। और मुझे तो पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि नीतीश जी दिल्ली भी आ रहे हैं, बाकी जगह भी जाएंगे, क्योंकि 24 की जो भी कुल मिला के देश की स्थिति बनती है उसमें नीतीश कुमार जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। क्या होगी हम नहीं जानते। और ये जो आपसी खींचातानी विपक्ष की है कि भाई उसको डाउन कर दिया, ये पीएम कैंडिडेट, वो पीएम कैंडिडेट, ये सब घर में होने ड्राइंग रूम की चर्चा है। इसका फैसला 2 साल बाद होगा और कम से कम मेरे जैसे लोगों को इसमें रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं कि भाई इसको आगे करना, उसको डाउन करना ना होता है, ना इसमें समय लगाना चाहिए। मैं सबको महत्वपूर्ण मानता हूं। इस समय देश बचाने का जो यज्ञ है, अगले 2 वर्ष का, पौने 2 वर्ष का जो यज्ञ है, इस यज्ञ में जो आहुति डाले उसके साथ जुड़ना है। नीतीश जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये जो कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा का आह्वान हुआ है, इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत समय बाद मेरे ख्याल से कांग्रेस का कोई नेता पैदल 1000, 2000, 3000 किलोमीटर चलने का संकल्प लेके निकला है। बहुत अच्छी बात है। जन आंदोलनों के बहुत वर्गों की तरफ से हमने उसका समर्थन किया है। मैं स्वयं कन्याकुमारी जाऊंगा और देश के जन आंदोलनों के, जिनका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं रहा है, ऐसे तमाम कई गणमान्य व्यक्ति, जन आंदोलन कर्मी वहां उपस्थित रहेंगे और अलग अलग स्टेज पे इससे जुड़ेंगे। लेकिन 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 योगेंद्र जी, आप इतना तो मानेंगे कि सबसे कमजोर कड़ी है वो कांग्रेस ही है। कांग्रेस जब तक मजबूत नहीं होगी, विपक्ष उतना मजबूत हो नहीं सकता और वहीं पे आके बात खत्म हो जाती है। कांग्रेस कमजोर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। 2019 में जो सबसे ज्यादा बीजेपी को फायदा हुआ वो उन्हीं क्षेत्रों में हुआ जहां उसका कांग्रेस से मुकाबला था। और उसी गुस्से में और उसी निराशा में मुझ जैसे कई लोगों ने बहुत कड़वी बात भी लिखी। मैंने तो लिखा था तब उस समय पे, क्योंकि बिल्कुल जैसे अगर कांग्रेस आधी भी खड़ी हो जाती बीजेपी के मुकाबले में तो ये परिणाम ना आता देश में। आज भी ये स्थिति है कि कांग्रेस आज कमजोर कड़ी है नहीं है, इसका हमें अगले कुछ महीनों में पता लगेगा। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर 24 की लड़ाई के लिए इस देश में एक वाहन है जिसको थोड़ा खड़ा करने की जरूरत है, खड़े होने की जरूरत है, उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसका बहुत गौरवमयी इतिहास रहा है, लेकिन आज अपने गौरवमयी इतिहास के साथ न्याय कर सके इसकी बेहद जरूरत है। क्योंकि इतिहास आपको महान नहीं बनाता, आप जो वर्तमान में कर रहे होते। और मुझ जैसे लोग तो उम्मीद करेंगे कि इस भारत जोड़ो यात्रा के बहाने ये जो नवीनीकरण की प्रक्रिया, उसके अपने पांव पे खड़े होने की प्रक्रिया और लड़ने की क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया बढ़ेगी। और मैं समझता हूं इसका निर्णय करना अपने आप में एक सकारात्मक संकेत। योगेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि हम पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र जोड़ लें और वो तमिलनाडु जोड़ लें, इन सब जगह यदि बीजेपी को चेकमेट करें तो क्या आपको लगता है 2024 में परिणाम बदले जा सकते हैं? हमारे कई मित्रों की इस गिनती में दिलचस्पी रहती है, इसलिए आपके प्रोग्राम का फायदा उठाते हुए फिर मैं मोटी गिनती बता देता हूं। देखिए, बंगाल से चलना शुरू कीजिए, केरल तक आ जाइए, 190 सीट हैं। यहां बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ तेलंगाना है जहां बीजेपी सर उठा रही है, एक बहुत सांप्रदायिक पुराने इतिहास को जगाया जा रहा है, तो वहां कुछ करने की जरूरत है, लेकिन बाकी में करने की जरूरत नहीं है। इस 190 में बीजेपी को पिछली बार 36 मिली थी, इस बार 26 मिलेंगी। वहां कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसने लड़ना है वो लड़ रहा है, जिसने गठबंधन बनाना था वो बना चुका है। फिर बच जाता है कर्नाटका, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार, जहां गठबंधन की राजनीति का खेल है। बिहार में हो चुका है, झारखंड में सरकार चाहे गिरा ले, जो भी कर ले, लेकिन उससे गठबंधन मजबूत ही होगा, इनका कमजोर नहीं होगा। महाराष्ट्र में सरकार गिर गई है, लेकिन गठबंधन पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया सरकार की गिरने की वजह से, तो अब तो तीनों को मिलकर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। कर्नाटका में अभी भी खुला हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता चुनाव से पहले कांग्रेस और जनता दल सेकुलर का कोई हो सकता है विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव के समय कोई अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, वो एक छोटा सवाल। उसके बाद जो बचती है चुनौती वो है उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत की वो पट्टी, गुजरात तक, पश्चिमी उत्तर भारत की वो पट्टी
जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी ताकत है। बीजेपी का मुकाबला करने वाली सबसे बड़ी ताकत कांग्रेस है। तो अगर इस वक्त हमें देश को बचाना है चुनाव के माध्यम से, क्योंकि 2024 का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, पूरे देश के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, तो हमें किसी ना किसी तरह से यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां बीजेपी का मुकाबला करने वाली सबसे बड़ी शक्ति जो है वो और मजबूत हो, संकल्प के साथ लड़े। और जैसा मैंने कहा, इस वक्त जमीन पे जो लोगों की एक चिंता है, जो लोगों की निराशा है, महंगाई के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे, देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश की सुरक्षा का जो हाल है, इन सबको लेके लोग परेशान हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर उन्हें आधा रास्ता भी दिखाई दे जाए, आधा दरवाजा भी खुला दिखाई दे जाए, तब भी चुनाव का परिणाम पलटेगा। और मैं देख रहा हूं कि चीजें उसी दिशा में बढ़ रही हैं। एक अंतिम का सवाल है, क्या आपको लगता है कि ममता, पवार, नीतीश, नवीन बाबू, स्टालिन, ये सब इकट्ठे मिलके क्या कोई काम करेंगे जिससे कि लगे कि विपक्ष मजबूत है और साथ में कांग्रेस को भी साथ रखे? पॉसिबल है? देखिए, एक है चुनाव से पहले का एक साथ आना, दूसरा चुनाव के बाद। चुनाव से पहले नवीन बाबू और ममता और पवार जी साथ साथ खड़े हो जाएं, ये एक दूसरे को एक एक्स्ट्रा वोट नहीं दिलवा सकते। पवार साहब बंगाल में वोट बढ़ा नहीं सकते, ममता जी महाराष्ट्र में वोट बढ़ा नहीं सकते। चलिए, चुनाव से पहले कोई महागठबंधन करने की आवश्यकता नहीं है, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं। चलिए, चुनाव के बाद क्या होगा? बिल्कुल इतिहास की जो मजबूरी होगी, जैसे अगर कोई आपसे 1974 में पूछता कि क्या मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर और बाबू जगजीवन राम कभी एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, आप कहते क्या खामखा के शेख चिल्ली के सपने देख रहे हो, ऐसा कभी हुआ है इतिहास में? होगा। लेकिन इतिहास के मोड़ ने सबको साथ खड़ा किया। मैं समझता हूं आज लोकतंत्र को बचाने, हमारी आवाज खत्म हो रही है, इस देश की आत्मा को बचाने की जो संघर्ष है वो जब होगा, इतिहास के मोड़ पे खड़े होंगे, तो मुझे लगता है इतिहास सबको सबक सिखाएगा, सब लोगों को जोड़ेगा। लेकिन ये सब कैलकुलेशन बाद की हैं, कौन प्रधानमंत्री, कौन आगे, कौन पीछे, किसकी छाया में हो। अभी तो ये है जो लड़े वो जम के लड़े, बस इसकी तैयारी हो। आज उसी के लिए हम सब लोगों को अपने आप को समर्पित करना है। और मुझ जैसे कुछ लोगों ने तो फैसला किया है कि अगले 2 साल बस यही एक काम है, ताकि मरते वक्त ये ना लगे कि यार 2022-23 में कुछ कर ले। चलिए योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एकदम अच्छे मजे हुए सेफोलॉजिस्ट के तरह भारत की राजनीति को मुझे सिखाया और शायद दर्शकों को भी अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने।